मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। पैट 2021 के लिए हमने जो आपके लिए कोर्स चलाया है उसमें आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं भाई हिंदी की। जैसे आपने देखा भी है सिलेबस कि भाई हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, आपको जीके भी पढ़नी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी और साथ साथ मैथ को भी पढ़ना पड़ेगा। मैथ के हम कई वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन आज बात करेंगे किसकी भैया, हिंदी की। और हिंदी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? हिंदी की स्टार्टिंग होती है भैया वर्णमाला से। वर्णमाला से क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि देखिए जब बच्चा अपने स्कूल में जाता है, जब प्ले स्कूल में जाता है तो उसे कायदा दिया जाता है, एक कायदा दिया जाता है और उसके ऊपर सबसे ऊपर ही क्या लिखा रहता है? वर्णमाला। अब इसे वर्णमाला ही क्यों कहा गया है इसको भी जानेंगे, और लेकिन उससे पहले जानेंगे वर्ण क्या है, क्योंकि सबसे पहले जो शब्द आया है वो आया है वर्ण। ठीक है जी। देखिए वर्ण कोई एक मतलब वर्ण एक ऐसा अक्षर है जिसके अनेक अर्थ हैं, मतलब अनेक अर्थी शब्द हैं ये वर्ण। कैसे भाई? वर्ण का मतलब रंग से भी होता है, वर्ण का मतलब वर्ग से भी होता है, और वर्ण का मतलब अक्षर से भी होता है। क्या क्या बताया हमने बताया वर्ण का मतलब रंग से। जैसे कहते हैं इसका वर्ण काला है, जैसे कृष्ण जी का रंग काला है तो उन्हें कहते हैं हम कृष्ण का रंग काला है, तो वर्ण काला है। ऐसे भी कहते हैं ना कि कृष्ण का वर्ण जो है वो कैसा है? काला है। ठीक है। इसी तरह से मतलब वर्ण का एक अर्थ रंग होता है। वर्ग का मतलब यो किस जाति से संबंधित है, किस वर्ग से संबंधित है। जैसे आपने जो पुराण पढ़े हैं, जो आपने आध्यात्मिक ज्ञान लिया होगा, इतिहास पढ़ा होगा, तो वहाँ पर 4 वर्णों की बात होती है। 4 वर्णों की किस किस की? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण का मतलब वर्ग से भी होता है, और वर्ण का मतलब किससे होता है? अक्षर से। तो देखिए ना तो यहाँ पर हम रंग की बात करने वाले हैं, ना तो हम यहाँ पर रंग की बात करने वाले हैं, और ना बात करने वाले हैं वर्ग की। ना तो रंग की बात करेंगे और ना बात करेंगे वर्ग की, बात करेंगे किसकी भैया? अक्षर की। बात किसकी करेंगे? अक्षर की। अब यहाँ पर वर्ण है क्या, पहले इसे समझते हैं वर्ण है क्या। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे, हिंदी पढ़ रहे, इंग्लिश पढ़ रहे या गणित पढ़ रहे, तो वहाँ पर जो सबसे छोटी इकाई है उसी से स्टार्टिंग होती है, उसी से शुरुआत होती है। जैसे आपने जब मैथ की पहली क्लास ली होगी तो वहाँ पर किसका जिक्र आया था भाई? वहाँ पर जिक्र आया था अंक का। तो अंक क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई है। अंक क्या है? गणित की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अंक कहलाती है। अगर इंग्लिश पढ़ोगे आप, अंग्रेजी पढ़ोगे, तो वहाँ पर अंग्रेजी की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है अल्फ़ाबेट। क्या कहलाती है? वो कहलाती है भैया अल्फ़ाबेट। लेकिन अगर यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की जो सबसे छोटी जो इकाई है उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे वर्ण। तो देखिए मैंने पहले ही कुछ चीज़ें लिखी हैं जिससे कि आपका समय बचे, इसलिए मैंने ये पहले ही चीज़ें लिख दी हैं। क्या? अगर वर्ण की हम परिभाषा की बात करें तो क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई मतलब जिससे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ए आ से लिखना स्टार्ट करो तो ए आ जो क्या है? ये है वर्ण। क्या है भैया? वर्ण। या हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा हम जो है किताबी भाषा में आ जाएं, ये तो अपना देसी है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। साथ साथ वर्ण वो होता है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, मतलब ए को तोड़ नहीं सकते आप। ए को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो जिसे ना तोड़ा जाए वो क्या कहलाता है? आपका वर्ण कहलाता है। आगे बढ़े तो अगर थोड़ा सा और इसका मॉडिफाई रूप लें तो ध्वनियों को व्यक्त करने वाले लिपि चिन्हों को हम क्या कहते हैं? ध्वनि को जो हम बोल रहे हैं उन्हें लिखने के लिए, जो हम बोल रहे हैं उन्हें लिखने के लिए किन शब्दों का किन अक्षरों का प्रयोग करा है वही क्या कहला रहे हैं? हमारे वर्ण कहला रहे हैं। ठीक है जी। या एक चीज और कह सकते हैं हम कि प्राथमिक लिखित स्वरूप वर्ण कहलाता है। प्राथमिक लिखित स्वरूप मतलब जहां से हमने लिखना स्टार्ट करा, भाई लिखना कहां से स्टार्ट करा? ए आ से लिखना स्टार्ट करा, तो जो सबसे पहला मतलब प्राथमिक लिखित स्वरूप है वही क्या कहलाता है?
वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। तो वर्ण किसे कहा जाता है? मोटा मोटा से देखिए, परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाला। क्वेश्चन आएगा तो देखिए इन्हीं में से कोई सा आ जाएगा। या तो वो पूछ लेगा प्राथमिक लिखित स्वरूप, हिंदी में प्राथमिक लिखित स्वरूप को क्या कहते हैं, तो आपका जो आंसर होगा, आपका जो उत्तर होगा क्या होगा? वर्ण होगा। क्या भाई? प्राथमिक लिखित स्वरूप को क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या आ जाएगा? वर्ण। या वो क्वेश्चन कर देगा भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी में क्या कहलाती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई हिंदी में क्या कहलाती है? तो कहलाती है भैया वर्ण। क्या कहलाती है भाई? वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी जो इकाई क्या कहलाती है? वर्ण। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब अगर आगे बढ़े, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित का मतलब एक के बाद, मतलब ए के बाद आ आना, ठीक है, और आ के बाद छोटी ई का आना, ये एक व्यवस्थित रूप है। ऐसा तो है नहीं कि ए के बाद में डायरेक्ट आप है ले आओ, या ए के बाद में डायरेक्ट कह ले आओ, या ख ले आओ, ऐसा तो नहीं है। तो क्या है? वर्णों का व्यवस्थित जो मतलब एक क्रम लगा हुआ है, उसे क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों से आगे बढ़ते हैं। जैसे गणित में आपने देखा, सबसे पहले आया अंक, सबसे पहले क्या आया? अंक। और अंकों को अगर मिला दिया जाए, अंकों का एक समूह बना दिया जाए, तो वो कहलाती है संख्या। क्या कहलाती है? संख्या। लेकिन यहाँ पर क्या है? अगर वर्णों को मिला दिया जाए तो वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। अब इस शब्द पर जोर देना आपको, किस पर? सार्थक क्रम पर। क्यों? ऐसा नहीं करना कि मतलब कोई भी वर्ण अगर जोड़ दोगे तो वो शब्द बन जाएगा, नहीं। वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। जैसे समझेंगे बात को, जैसे कमल है, ठीक है जी। कमल एक फूल को भी कहा जा सकता है, मतलब अर्थ है उसका भाई, ठीक है। कमल एक आदमी का नाम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई अर्थ है। कमल जो है, जो शब्द है, उसका अर्थ है। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं लकम, तो क्या इसका कोई अर्थ है? मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर इस शब्द का लकम का कोई अर्थ आ जाता, तो वो बनता शब्द। लेकिन अभी जब तक इसका कोई अर्थ नहीं है, तब तक ये शब्द नहीं है। आपके जितने भी नाम हैं, जिसका जो भी नाम है, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसी वजह से वो नाम है। और अगर वो नाम है तो वो क्या है? एक शब्द है। मतलब जितने भी नाम है वो सभी किस में आएंगे? शब्दों की श्रेणी में आएंगे। तो वर्णों का सार्थक क्रम शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक क्रम क्या कहलाता है? शब्द। सार्थक का मतलब आप समझ चुके होंगे। वाक्य क्या है? इसी तरह से अगर आगे बढ़े, पहले वर्ण आया, फिर शब्द आया, फिर आया वाक्य। शब्दों का क्रमबद्ध या सार्थक समूह, देखिए यहाँ पे भी इस बात पर जोर दिया गया है, सार्थक समूह। सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकलता हो, जिसका मीनिंगफुल मतलब अर्थपूर्ण वाक्य बनना हो, तो वही क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। शब्दों का क्रमबद्ध या सार्थक समूह क्या कहलाता है भैया? वाक्य कहलाता है। जैसे कमल एक पुष्प है। कमल एक पुष्प है तो बिल्कुल पता लग रहा, जो कमल है वो एक फूल है। लेकिन अगर मैं इसी को तोड़ दूं, है एक कमल पुष्प, तो कुछ अटपटा नहीं हो रहा क्या? ठीक है जी। तो ये एक वाक्य नहीं है, ये एक वाक्य नहीं है, ये एक वाक्य नहीं है। वाक्य कौन सा है? कमल एक पुष्प है। क्या है भैया? कमल एक पुष्प है। आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात करते हैं। भाषा क्या है? देखिए, सबसे पहले बोली आती है, सबसे पहले आती है बोली, ठीक है। फिर आती है उपभाषा और फिर आती है भाषा। क्या है भाई? सबसे पहले बोली, फिर उपभाषा और फिर भाषा। अगर बोली, उपभाषा और भाषा में मोटा मोटा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई इनमें तीनों में अंतर क्या है। बोली किसे कहा जाता है, उपभाषा किसे कहा जाता है, भाषा किसे कहा जाता है। बोली एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाने वाली, छोटे से क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे क्या कहते हैं हम? बोली। एक निश्चित दायरे में, छोटे से, जैसे आपका जो शहर है उसमें जो बोली जा रही है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी बोली। लेकिन जब उस बोली में उपन्यास लिखना शुरू हो जाए,
जब उस बोली में उपन्यास लिखना शुरू हो जाए तो वो क्या कहलाती है? वो उपभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? वो उपभाषा कहलाती है। कब कहलाती है? जब उस बोली में कोई उपन्यास लिखा गया हो तो वो बोली ही क्या कहलाती है? उपभाषा कहलाती है। लेकिन जब वो उपन्यास एक विस्तृत दायरे को कवर कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा जाना शुरू हो जाए, तो वो भाषा ही क्या कहलाती है? वो ही क्या बन जाती है? भाषा। तो बोली सबसे स्टार्टिंग में बोली आती है, उपभाषा फिर उसके बाद आती है भाषा। तो भाषा क्या है? वैसे अगर किताबी भाषा में देखें हम, ध्वनि प्रतीकों की ऐसी व्यवस्था जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लिखकर या बोलकर व्यक्त कर सके, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन आपके इतनी जरूरी नहीं, आपको बस मीनिंग पता होना चाहिए। क्वेश्चन कहाँ से आएंगे वो भी बताऊंगा, अभी तो स्टार्टिंग है। फिर है लिपि। किसी भी भाषा का व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप लिपि कहलाता है। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो लिपि होती है। जैसे जो यहाँ पर आप जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी की लिपि क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं आप कि हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि क्या है? उसकी लिपि है भैया देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। जिन्हें नहीं पता है वो अपनी जो कॉपी में साथ साथ नोट कर सकते हैं कि हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। तो लिपि किसे कहा जाता है? किसी भी भाषा का व्याकरणबद्ध सांकेतिक रूप क्या कहलाता है भैया? लिपि कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्ण। तो यहाँ पर आती है वर्णमाला की बात। तो वर्णाक्षर कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी में जो वर्णाक्षर हैं वो कितने हैं? 52 हैं। अब यहाँ से आगे भाई बिल्कुल समझने का काम चल गया। अपना दिमाग और अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठो साथ। कभी ऐसा ना हो कॉपी पेंसिल तो हाथ में हो और तुम्हारा दिमाग जा लिया हो रास्ते में कहीं घूमना, ठीक है जी? तो उन सबको साथ लेकर बैठना, कॉपी पेंसिल के साथ साथ दिमाग को भी साथ लेकर बैठना। अब बात करें वर्ण की, तो वर्ण 2 तरह के हैं। वर्ण कितने तरह के हैं भैया? वर्ण है मेन 2 तरह के। मुख्यतः वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं भैया स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। देखिए एक है व्यंजन और एक है व्यंजक। व्यंजक आप समझते हैं, देखो यहाँ पर क और न का अंतर है, लेकिन क और न में ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर आपने व्यंजक लिख दिया तो जो आप पकवान उसमें बनाते हैं ना रसोई में, वो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पर स्वर और व्यंजन की बात हो रही है, स्वर और व्यंजन, ठीक है? तो स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले बात समझते हैं स्वर की। तो स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। स्वतंत्र का मतलब जिन्हें किसी की सहायता से ना बोला जाए, उन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की जरूरत ना पड़ती हो, किसी दूसरे वर्ण की जरूरत ना पड़ती हो, वो क्या कहलाता है भैया? वो कहलाता है स्वर कहलाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, मतलब किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ रही, उसमें किसी दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं पड़ रही, तो वो क्या कहला रहे भाई? स्वर कहला रहे। अब स्वरों की जो संख्या है, स्वरों की जो संख्या है वो 11 है। स्वरों की मेन संख्या 11 है। देखिए मैं सारी चीज़ बताऊंगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि 13 है, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको। 13 कहाँ लगेंगे, 11 कहाँ लगेंगे, क्या क्या होगा, वो सारी चीज़ होंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो स्वर हैं वो कुल हैं कौन कौन से? 11। 11 के 11 आपके सामने लिखे हुए हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, ठीक है जी? तो ये 11 स्वर हैं। अब पहले 7 के नीचे आपने देखा क्या लिखा हुआ भाई? समान स्वर। क्या लिखा हुआ है? समान स्वर। और बाद वाले जो 4 हैं उनके नीचे लिखा हुआ है संयुक्त स्वर, ठीक है? पहले बात समझते हैं कि इन्हें समान स्वर क्यों कहा जाता है। इन्हें समान स्वर क्यों कहा जाता है? देखिए जो ए है वो किसी के मेल से नहीं बनता। ए किसी के मेल से नहीं बनता। ए मूल अक्षर है। जैसे यहाँ पर अभी मैं आगे बताऊंगा, ए, छोटी, छोटा ऊ और रीरी, ठीक है? रीरी जो है ये क्या है भाई? ये है मूल अक्षर है। मूल अक्षर है। मूल मतलब जड़ हैं ये, तो इन्हीं से और बनेंगे, ये किसी से नहीं बनने के। इन्हीं से और बन सकते हैं, लेकिन इनको किसी दूसरे वर्ण से नहीं बनाया जा सकता। किसे ए को नहीं बनाया जा सकता किसी दूसरे वर्ण से, छोटे ई को नहीं बनाया जा सकता किसी दूसरे वर्ण से, छोटे ओ को नहीं बनाया जा सकता किसी दूसरे वर्ण से, री को नहीं बनाया जा सकता किसी दूसरे वर्ण से। मतलब ये क्या है भैया? ये है मूल स्वर। मूल का मतलब जड़ है। अच्छा जी, लेकिन यहाँ बात हुई केवल किसकी?
4 वर्णों की, और यहाँ कितने लिखे हुए हैं 7। इसका मतलब 3 जो हैं उनका क्या मसला है। जैसे आ की बात करें, जैसे बड़ी ई की बात करें, जैसे बड़े ऊ की बात करें, तो यहाँ पर इन्हें क्या कहा जाएगा। अगर ये मूल है तो इन्हें क्या कहा जाएगा। देखिए इन्हें मैंने लिखा समान स्वर, ये सारे के सारे क्या हैं समान स्वर। क्योंकि अगर मैं ए में ए जोड़ दूं, अगर मैं ए में ए जोड़ दूं तो क्या बनता है आ बनता है। अगर मैं ए में ए जोड़ दूं तो क्या बनता है आ बनता है। अगर मैं ए में ए जोड़ दूं तो क्या बनता है आ बनता है। अगर मैं छोटी ई में छोटी ई जोड़ दूं, अगर मैं छोटी ई में छोटी ई जोड़ दूं तो बड़ी ई बन जाती है। अगर मैं छोटी ई में छोटी ई जोड़ दूं तो क्या बननी है बड़ी ई। छोटी ई में छोटी ई जोड़ने पर क्या बननी है भैया बड़ी ई। इसी तरह से छोटे ऊ में छोटे ऊ को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है बड़ा ऊ। छोटे ऊ में छोटे ऊ को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है बड़ा ऊ। तो इसी कारण से इन्हें क्या कहा जा रहा समान स्वर। समान स्वर क्यों, क्योंकि देखिए ए में ए जुड़ा है, दूसरा कुछ नहीं जुड़ा, वही वर्ण जुड़ा है। ए में ए जुड़ा है, ई में ई जुड़ा है, ऊ में ऊ जुड़ा है, कोई दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये है समान। पता लगा समान कौन कौन से हैं। ए आ छोटी बड़ी छोटा बड़ा और री, ये क्या है भैया समान स्वर। इसके बाद ए आई ओ औ की बात करते हैं। इन्हें क्या लिखा हमने संयुक्त स्वर। इन्हें क्या लिखा भैया संयुक्त। संयुक्त का मतलब होता है जोड़, जो 2 या 2 से ज़्यादा से जो है वर्णों से जुड़ के बनने हैं। जैसे ए या आ, देखिए ये जो स्लैश का निशान लगा हुआ है इसका मतलब यही है कि इनमें से कोई भी लिया जा सकता है। चाहे तो आप ए ले लो और चाहे ले लो आ, चाहे तो ए ले लो चाहे ले लो आ, और चाहे उसके साथ छोटी ई या बड़ी ई का संयोग हो जाए तो वो ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो ए। इन दोनों में से कोई भी लिया, इन दोनों में से कोई भी लिया तो ये ए बन जाएगा। अगर ए या आ का संयोग ए से हो जाए तो आई बन जाता है। क्या बन जाता है आई बन जाता है। ए या आ का संयोग अगर ए से हो जाए तो क्या बन जाता है आई बन जाता है। क्या बन जाता है भैया आई बन जाता है। और इसी तरह से ए या आ का संयोग अगर कोई से भी ऊ से हो जाए, चाहे छोटे ऊ की बात करें चाहे बड़े ऊ की बात करें, तो वो ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ। ए या आ का संयोग अगर छोटे ऊ या बड़े ऊ में से किसी के साथ हो रहा तो वो क्या बन रहा ओ बन रहा है। लेकिन ए या आ का संयोग ओ से हो रहा तो वो बनना औ। वो क्या बनना औ। तो ये क्या हो रहे हैं संयुक्त हो रहे हैं। संयुक्त मतलब जो अलग अलग वर्णों से मिलकर बन रहे हैं उन्हें क्या कहा हमने संयुक्त कहा। उन्हें क्या कहा संयुक्त कहा। इनके तो देखे बिरादरी से सेम सी लग रही, ए सेम ही है तो बिरादरी का ये तो है ही सेम, ठीक है जी। लेकिन यहाँ बिल्कुल अलग हो गया। देखिए ए आ गया ई आ गया, ए आ गया ए आ गया, ए आया ऊ आया, ए आया ओ आया। तो ये कहलाएंगे तुम्हारे संयुक्त और ये कहलाएंगे समान। ये क्या कहलाएंगे समान, पहले 7 और बाद के 4 क्या कहलाएंगे संयुक्त। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि समान स्वरों की संख्या कितनी है। समान स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है 7। समान स्वरों की संख्या कितनी है 7। समान स्वरों की संख्या कितनी है 7। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है 4। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है 4। अब बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखिए स्वर की बात चल रही है, अभी व्यंजन की बात नहीं चली, ठीक है। केवल स्वर की बात करें। स्वर कितने प्रकार के हैं भैया 3 प्रकार के हैं। स्वर कितने प्रकार के हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से। सबसे पहले आता है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। कौन सा स्वर आता है ह्रस्व, या उसे हम लघु भी कहते हैं, या तो हम ह्रस्व कहते हैं या लघु कहते हैं, ठीक है जी। ये कौन कौन से हैं, ये 4 हैं। ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ऋ है। और इन्हीं को हमने क्या बताया था मूल स्वर कहा जाता। तो मतलब अगर मूल स्वरों की संख्या पूछी जाए तो भी आपको कितनी बतानी 4। कितनी बतानी 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है 4। मेरे साथ बोलो मूल स्वरों की संख्या कितनी है 4। और ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर पूछ ली जाए, ह्रस्व स्वरों की संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो भी कितनी है भैया 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या भी कितनी है 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या भी कितनी है 4।
और अगर लघु स्वरों की बात कर दें तो लघु स्वरों की संख्या भी कितनी है? 4। लेकिन ये कहा किसे जाता है भाई? ये ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा किसे जाएगा? देखिए, जिन वर्णों को बोलने में बहुत कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हम लघु स्वर कहते हैं। क्या बताया मैंने? जिन वर्णों को बोलने में बहुत कम। अब यहाँ पर बहुत कम कितना भाई? 1 मिनट का समय बहुत कम हो सकता है किसी के लिए 30 सेकंड का समय बहुत कम हो सकता है, किसी के लिए 1 सेकंड का भी समय बहुत कम हो सकता है, किसी के लिए 1 सेकंड का 10वां भाग भी बहुत कम हो सकता है। तो बहुत कम की क्या डेफिनेशन है यहाँ पर? तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि हिंदी में अगर वर्णों की हम बात कर रहे हैं तो अगर समय की बात है तो ह्रस्व स्वर, अब मैं बिल्कुल सही डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि ह्रस्व स्वर क्या है? जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कौन से? जिन वर्णों को बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? एक मात्रा का। वो क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। तो वो कितने हैं भैया? 4। वो कितने हैं? 4। फिर बात आती है नंबर 2। दूसरा क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ का जैसे नाम से ही पता लग रहा, दीर्घ मतलब बड़ा। अब यहाँ पर बड़ा का मतलब क्या है? बड़े का मतलब है जिन वर्णों को बोलने में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है। अब कितना अधिक लगता है? फिर वही बात है, यहाँ पर हम जो बात करते हैं अधिक की या कम की, वो मात्रा की बात होती है। किसकी बात होती है? मात्रा की। तो जिन वर्णों को बोलने में एक से ज़्यादा ऐसा नहीं कि 3-4 मात्राओं का समय लग जाए। जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है, जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है वो क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर कौन से हुए? जिन वर्णों को बोलने में 2 मात्राओं का समय लगता है वो कहलाते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर। अब दीर्घ कौन कौन से हैं? 7 हैं। आ है, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। ठीक है, क्या है? आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। ये 7 जो हैं वो क्या हैं? दीर्घ स्वर है। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं, ये है प्लुत स्वर। मोस्टली संस्कृत में मिलता है। कहाँ पर? संस्कृत में मिलता है। ठीक है जी। तो ये प्लुत स्वर होता है। प्लुत स्वर में क्या है भाई? प्लुत स्वर कोई वर्ण नहीं है, ये है वर्ण का खिंचाव। जो खिंचाव है ना वही क्या कहला रहा? वही प्लुत कह रहा। ठीक। और इसे इंडिकेट किससे कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसा बना दिया हमने, लेकिन ये जब पढ़ा जाएगा तो ओ की ध्वनि देगा। ये ए बोलता है, वैसे ये ए क्या बोलता है? ए का, इसे ए से इंडिकेट, मतलब इसको जो इंडिकेट किया गया है अगर बोलेंगे तो ए बोलेगा यो। लेकिन यो है क्या? यो खिंचाव है। केवल शब्दों का जो खिंचाव है वही क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। प्लुत क्या कहलाता है? शब्दों का खिंचाव। जैसे नमोस्तुते, नमो मतलब इसे खींच दिया। ओ को खींचने का काम मोस्टली जो अक्षरों में मिलेगा वो क्या मिलेगा तुम्हें? ओ को खींचने का मिलेगा, नमोस्तुते। और यहाँ पे आ गया ओम। तो ये जो है, जो शब्दों का खिंचाव है वही क्या कहला रहा? वो कह रहा प्लुत। जैसे तुमने कई जगह किताब में लिखा होगा राम, और उसके बाद में इस तरह से लगा मिलेगा आपको। तो इसका मतलब क्या है? आवाज लगाई जाए राम, तो बाद वाले अक्षर को खींचना क्या कह रहा? प्लुत कह रहा। अब वो चाहे 1 मात्रा का समय लगा दे, इसमें 2 का लगा दे फालतू में, 3 का लगा दे, 10 का लगा दे, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो खिंचाव है, जो 2 मात्रा से ज्यादा का समय लिया है उसने, वही क्या कह रहा? तुम्हारा प्लुत कह रहा। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 तरह के आपके स्वर हैं। ह्रस्व में 4 हैं, ए, छोटी, छोटा ऊ और री। ये 4 हैं जिन्हें मूल भी कहा है हमने। और दीर्घ की बात करें तो आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। ये हैं आपके दीर्घ। और प्लुत की बात करें तो केवल स्वरों का खिंचाव है। अब देखिए, क्वेश्चन इन 2 से मेन आएगा आपका। इन 2 से मेन आएगा आपका। क्या पूछ लेगा? वो कह देगा निम्न में से कौन सा लघु स्वर है? निम्न में से कौन सा लघु स्वर है? निम्न में से कौन सा लघु स्वर है? ठीक है भैया। उसने लिखा आ, उसने लिखा बड़ी ई, ठीक है, उसने लिख दिया ए, ठीक है, और उसने जो है लिख दिया इनमें से कोई नहीं। अभी देखिए, यहाँ पर सामने लिखा तो कोई भी बता देगा, लेकिन जब पेपर में जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ बैठ एक गलत फहमी बैठ क्या? लघु का मतलब छोटा हुआ है, दीर्घ का मतलब बड़ा।
लघु का मतलब छोटा और दीर्घ का मतलब बड़ा। अब जैसे यहाँ ए छोटा तो आ बड़ा, छोटी छोटी है तो बड़ी बड़ी होगी भाई, छोटा ऊ बड़ा ऊ। ए ऐसा लगा यहाँ पे आ गए, इनमें कोई गड़बड़ नहीं होनी, गड़बड़ होगी इन चार में, ये चार गड़बड़ करेंगे। तुम कई बार क्या लगाओ, इसे भी लघु लगा लो, मतलब इसे भी हस्व लगा लो, जबकि ये हस्व नहीं है। ए जो है वो हस्व नहीं है, आई जो है उसका तो कोई करने का ही नहीं। जब भी गड़बड़ होगी या तो आपके साथ गड़बड़ होगी ए में या होगी ओ में, ठीक है। इनके अलावा आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करने के। इन दो अक्षरों को विशेष ध्यान रखना कि दोनों जो है क्या है, वो दीर्घ है। और ये मैं वो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। जो बच्चे मोस्टली गलत करके आते हैं और बाद में बताते हैं ये तो हमारे से गलत हो गया गुरुजी, तो गुरुजी क्या करें, जब गुरुजी ने तो पहले बता दिया कि ये 7 जो है वो दीर्घ स्वर है, 7 क्या है, दीर्घ है। लेकिन ए और ओ को भी बच्चे क्या करें, वो लघु लगा लें तो गलत हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है विशेष तौर से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यह है अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहा जाता है, ए माने नहीं, योग माने जो है जोड़, किसी के साथ भी जोड़, चाहे वो स्वर की बात करें चाहे व्यंजन की बात करें, और वहाँ माने चलना, मतलब जो ना तो स्वर के साथ चल रहे हैं ना व्यंजन के साथ चल रहे हैं, जो किसी के साथ नहीं चले हैं उन्हें क्या कहा गया, अयोगवाह। अयोगवाह। और अयोगवाह हमारे 2 हैं, अयोगवाह हमारे 2 हैं, एक है अंग और एक है ए। अंग और ए। अंग की बात करें तो ए और न के योग से बनता है, ए और न के योग से बनता है, और इसे कहा जाता है अनुस्वर। देखिए इसका नाम पूछ लेगा वो क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लेगा निम्न में से अनुस्वर कौन सा है, निम्न में से अनुस्वर कौन सा है, तो ए लिख देगा, अंग लिख देगा, और आपके बाकी 2 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये निशान लगाना। इसी तरह से निम्न में से विसर्ग कौन सा है, तो ये आपको विसर्ग यहाँ पर जो है इसको लगाना है। और ये जो बनता है वो ए और है के योग से बनता है। किसके योग से बनता है भैया, ए और है के योग से बनता है। बात आती है इन 2 अक्षरों को, ये अयोगवाह नाम किसने दिया, अयोगवाह नाम दिया आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने। जो नाम दिया है इन्हें आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने क्या नाम दिया, अयोगवाह नाम दिया। इसके बाद आगे बात करें तो चंद्रबिंदु होता है, चंद्रबिंदु आपने देखा ही है, और इसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, अनुनासिक कहा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और बनता है, कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि जो आपका अंग है इसका जो है स्थान, वर्णमाला में इसका स्थान क्या है, वर्णमाला में इसका स्थान क्या है, तो वर्णमाला में वो कहाँ आता है, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने लिखा ए आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए आई ओ औ, और उसके बाद आता है अंग, ठीक है जी। लेकिन नहीं, जब ये क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा होगा कि अंग का वर्णमाला में स्थान कहाँ है, तो ये सबसे स्टार्टिंग में लगाया जाता है, इसका सबसे शुरुआत में स्थान है, क्योंकि ये ऐसे भी छोटा है, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन बड़े अच्छे पेपर में पूछा गया है, आपके में आ सकता है नहीं आ सकता, लेकिन मैंने बता दिया, ठीक है, कि इसका जो स्थान है वो सबसे स्टार्टिंग में है, सबसे शुरू में, ठीक है भाई। आगे बात करें, उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी है, 11, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई कि स्वरों की संख्या कितनी बताई, 11। लेकिन कुछ विद्वान जो हैं वो रीरी को स्वर ही नहीं मानते, जब वो स्वर नहीं मानने के तो क्या आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा। उस कंडीशन में क्या है, स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 10। लेकिन परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या कितनी है, 13, क्योंकि हम इन 2 को भी क्या लगा के चलते हैं, स्वर लगा के चलते हैं। तो 11 तो वो हुए और 2 ये हुए, 13 हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ये बताओ भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ऐसा स्वर कौन सा है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, ऐसा कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो जो ए है भैया, चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, टाइम बेकार नहीं करता आपका, ए जो स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चों में यहाँ है कि जी आपने 3 चीज़ बता दी कि स्वरों की संख्या 11 बता दी, स्वरों की संख्या 10 बता दी, स्वरों की संख्या 13 बता दी, तो कौन सा सही है। देखिए अगर ऑप्शन में 11 है तो सबसे बेस्ट आंसर 11 है, अगर ऑप्शन में 11 है तो सबसे बढ़िया आंसर यही है भाई, ए बी सी और डी। उसने लिखा 9 11 10 13, तो आपको किस पे लगाना, 11 पे निशान लगाना, किस पे लगाना, 11 पे लगाना, ठीक है जी। लेकिन अगर वो ऑप्शन में 11 ना दे, ठीक है जी, उसने कहा 9 12 13
और 15, तो फिर किस पर लगाओगे आप? 13 पर निशान लगाओगे। फिर किस पर लगाओगे? 13 पर। और अगर किसी कारण से वो जो है आपसे और चतुराई कर दें, 9, 10, 15, 14, तो फिर उस कंडीशन में 10 लगाओगे। ठीक है जी। तो देखिए, अगर ये ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको लगाना 11, ये ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको लगाना 13, और अगर ये ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको लगाना 10। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो सही आंसर है ये पहले वाला ही है, मतलब 11 है। तो 11 अगर आ रहा तो आंख मीच के निशान लगा कर ना, कोई गलत नहीं होने वाला आपका ये क्वेश्चन, बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। तो ये हमने आज स्वरों की बात ली है। अभी उच्चारण स्थान बाकी है, लेकिन उच्चारण स्थान बताने से पहले मुझे पहले व्यंजन बताने हैं और साथ साथ उच्चारण स्थान कहाँ से निकलता है वो भी बताना है। उसके बाद मैं इनके स्वरों के भी उच्चारण स्थान बताऊंगा और उसी के साथ हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, हिंदी को भी बड़े आराम से लेते चले जाएंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, जो आपने स्टार्टिंग देखी है हिंदी की वो आपको कैसी लगी, ये बिल्कुल जो है बताना है आपको। और हमने है ठाना आपको है पैट पास कराना। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।